गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ट्वेल्थ के लिए तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 2 में डायरेक्शंस की बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लें। स्क्रू रूल भी बताया था, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, उसकी हमने अच्छे से उसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यानी जहाँ पे पॉइंटेड कर्ल ऑफ फिंगर जहाँ पे पॉइंटेड करेंगी वहाँ पे वो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। यानी जैसा कि टॉपिक का नाम है, एक फाइनाइट एक वायर है, करंट कैरिंग इसने खुद ही बोला है, यानी इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी तक जो निकालने के लिए मैं पढ़ा है वो बायोट-सैवर्ट लॉ ने ही दिया है, और बायोट-सैवर्ट लॉ ने ये भी बता दिया था कि वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालता है किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो देखना बच्चों, जैसे ये वायर है, मैं अलग से बना के बता रहा हूँ, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ मैं। और मान लिया इस वायर से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस ली है ए। ठीक है, सेंटर से नहीं ली मैंने, सेंटर से लेने का कोई ये मतलब नहीं है कि सेंटर से ज़रूरी है, हम लिमिट लगा के पूरी वायर के अक्रॉस निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने कहीं से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसकी स्ट्रेंथ ए है, मतलब ए डिस्टेंस पे मैंने पी पॉइंट लिया है। ठीक है, और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। अच्छा जी, इस पॉइंट से नीचे एल लेंथ पे मैंने एक एलिमेंट काट लिया डी एल, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड बताता है ये बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, यहाँ से देखो डायग्राम में बता रहा हूँ, एल डिस्टेंस पे एक मैंने एलिमेंट कट कर लिया डी एल। ठीक है, अच्छा, और जहाँ डी एल एलिमेंट है वहाँ से उस पी पॉइंट तक मिला दिया मैंने। ठीक है, उसको बोल दिया मैंने आर। क्लियर? अच्छा, ये ए बताया था, ये आर बता दिया, आगे समझ। अच्छा, और यहाँ से ऊपर मिला दिया हमने, वो एंगल मान लिया मैंने फाई 1। ठीक है, थीटा 1 मान लो, फाई 1 मान लो, और नीचे जो मिला दिया उस वायर पे वो मान लिया मैंने फाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो हमें तो क्या चाहिएगा, हम तो बायोट-सैवर्ट लॉ जानते थे कि आइडियल साइन थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अब साइन थीटा कौन सा होता है? थीटा तो क्या होता है कि ये जो एलिमेंट जहाँ पे है उससे भी किसी पॉइंट तक का एंगल ही उस वायर के साथ है, वो थीटा होता है, यानी ये थीटा है। तो अब इसको देखने के लिए हमने एक जो सेंट्रल वायर थी ना, और ये जो आर वाली थी, इसको मैंने इधर भी इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, बना के बता रहा हूँ, यहाँ से ये थीटा मान लिया। ठीक है, इसके ऊपर फाई 1 है, कंफ्यूज मत होना, और इसके नीचे क्या है, फाई 2 है। ठीक है, अच्छा, तो एंगल तो हमें ये वाला चाहिएगा, क्योंकि वायर के साथ बनाता है पॉइंट। ठीक है, वो वाला हमें एंगल चाहिए होता है, यानी ये वाला एंगल चाहिएगा हमें। ठीक है, तो ये वाला एंगल देखने के लिए क्या है मेरे पास कि ये थीटा था, और ये 90 दिख ही रहा है आपको, इधर वाला ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आइए बायोट-सैवर्ट लॉ पे। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या रहा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा कितने का रहा, 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने इसलिए कॉस थीटा लिखा है। तो अब क्या करना है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट के लिए है, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, और उस एलिमेंट के लिए यानी सारे वायर के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, -φ2 से लेके +φ1 तक। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि इस पॉइंट P है, इससे नीचे जो क्या है माइनस लिया है मैंने, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन की एक रेफरेंस लाइन है, उससे नीचे वाली जो लिमिट है, उससे नीचे वाला जो है वो नेगेटिव है, और ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव है। आगे समझ। अच्छा, वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से ऊपर से ये मिलाया है थीटा 1, अगर यहाँ पे एलिमेंट कट कर लूँ तो ये आर की वैल्यू कुछ रहेगी, और ऊपर कट कर लूँ तो आर की वैल्यू और कुछ रहेगी, ये आर है ना, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और थीटा चेंज होता जाएगा। आगे समझ में, तो थीटा क्या है, वेरिएबल है। आगे समझ में,
थीटा क्या है, वेरिएबल है, तो थीटा की टर्म में हमें -5 से लेके 5 तक हम इसको इंटीग्रेट लिमिट लगा देंगे और इंटीग्रेशन इसका सोल्व कर देंगे, ठीक है। यानी आर भी तो चेंज हो रहा है, तो यानी जो आर है ना उसको भी थीटा की टर्म में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा चेंजेबल है। तो इस डायग्राम में देखिए, अगर मैं cos थीटा निकालूँ इस वाली ट्राइंगल से, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये यानी ये वाली क्या है, a है, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका r, तो a बाई आर हमारे पास cos थीटा है। यानी मैंने यही लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू a बाई आर। तो मेरे को r चाहिए थीटा की टर्म में, तो r मिल गया, r को इधर ले लो, cos थीटा नीचे आ जाएगा, a बाई cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक जितना बताया है, कोई वायर है आपके पास, उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस वायर के किसी भी पॉइंट से ये डिस्टेंस a डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके वहाँ से उस वायर से L लेंथ पे मैंने एक DL एलिमेंट कट किया है, ऊपर कर लो, इसे नीचे कर लो, ठीक है, कहीं भी एक वायर एक एलिमेंट कट कर लो, और इस एलिमेंट से यहाँ पे P पॉइंट तक मिला है वो डिस्टेंस r मानी है, ऊपर φ1 एंगल है, नीचे φ2 एंगल है, और बीच में ये क्या है, ये थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। तो थीटा कौन सा वाला लेना होता है, वायर के साथ वाला, और जो P पॉइंट पे, ठीक है, यानी ये वाला एंगल लेना होता था, ये वाला एंगल यहाँ पे कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने r की वैल्यू ले ली इन टर्म ऑफ cos थीटा, तो a बाई cos थीटा आया है। अच्छा जी, अब क्या चाहिएगा मेरे को, ये आ गया आपके पास। अब क्या चाहिएगा मेरे को, मैं मतलब क्या है, यहाँ पे dl की टर्म में भी कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि dl तो छोटा सा एलिमेंट है, dl की जगह पे भी क्या कुछ लिखना पड़ेगा। तो dl कहाँ पे है, ये एलिमेंट का नाम था dl, यानी l dl का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कर दें तो l आ जाएगा। यानी ये वाली ट्राइंगल उठा लो आप एक बार, इन ट्राइंगल OPS नाम दिया मैंने इसको। तो OPS ट्राइंगल में अगर मैं, समझ रहे हो ना ये ट्राइंगल, देखो OPS ट्राइंगल में अगर मैं टेंजेंट थीटा निकाल दूँ, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी L बाई बेस कितना इसका A, L बाई A हो जाएगा। L यहाँ से आ जाएगा मेरे पास A टेन थीटा, बोलो L आ जाएगा मेरे पास A टेन थीटा। लेकिन मैं तो DL चाहता हूँ, L नहीं चाहता, तो इसका L का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, DL, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो A कांस्टेंट है ही। टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का एक बार दोबारा होता है d थीटा। आर यू क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग मी? भाई देख लो, मेरे को DL चाहिए है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल दिख रही है आपको, यानी L से ही आएगा DL, तो L वाली जो ट्राइंगल दिख रही है, ये पूरी ट्राइंगल उठा लो। टेंजेंट थीटा उठा लिया मैंने, टेंजेंट थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो यहाँ से L आया A टेंजेंट थीटा, लेकिन मेरे को DL चाहिए, तो L का DL बनाने के लिए डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो DL इज इक्वल टू A और टेंजेंट थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का एक बार और होता है d थीटा, मैथ में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको या नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और अच्छे से ट्राई करूँगा। तो मैंने यही वैल्यू निकाली है यहाँ तक, A सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, आगे समझ में। अब ये सारी वैल्यू, L की वैल्यू और ये वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी मैंने, ठीक है, इस वाली यहाँ वाली में, ठीक है। यानी R की जगह पे R की वैल्यू और DL की जगह पे DL की वैल्यू, बस। तो पुट करने के बाद आपका देखो, करने के बाद देखो क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एज इट इज़, I बाई A भी एज इट इज़, या I बाई A, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था कि सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। देखो यहाँ पे ऊपर जाइए, I तो एज इट इज़ है, DL की जगह पे मैंने DL की क्या पुट की है, वैल्यूज़ पुट की है, DL की वैल्यू पुट की है, ठीक है। DL की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास है, जो भी वैल्यू आई थी, ठीक है। I तो मैंने एज इट इज़ लिखा, DL की जो वैल्यू आई थी DL की जगह पे उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, और बाकी वहाँ यहाँ पे cos थीटा था, डिवाइड बाई r स्क्वायर था। r की वैल्यू कितनी आ गई थी, a बाई cos थीटा, तो a स्क्वायर बाई में cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या रहेगा, सोल्व कर दो, मैथ चल रहा है, फिजिक्स तो सोल्व होगी, अब तो मैथ ही सोल्व करना है। a से तो एक a कैंसिल हो गया, ठीक है, एक a नीचे बचा है, तो I बाई a लिख लिया अलग से। अच्छा जी, सेकेंड स्क्वायर थीटा था 1 बाई कोस स्क्वायर, a तो यहाँ ले लिया मैंने आगे, 1 बाई कोस, अरे 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंट, और 1 बाई कोस था तो सेकेंड स्क्वायर हो गया, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बचा, बस ये कॉस थीटा, इंटू में क्या बचा, डी थीटा। दोबारा देख लीजिए, देखो मैंने क्या किया है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी डी एल की जगह पे DL की, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब क्या रहा है मेरे पास, ए से एक a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर था, एक a और बचा, तो वो I बाई a
वो जो बचा था वो आगे ले लिया। ऊपर क्या है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस थीटा, नीचे क्या है 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर से ऊपर वाला सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हुआ है, तो मेरे पास ये वैल्यू बची। आगे समझे। अब क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो μ0/4 आई बाई ए, इंटीग्रेशन किसका होगा कोस थीटा का, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। अब लिमिट क्या थी -φ1 से -φ2 से φ1 तक लिमिट थी। अब लिमिट पुट कर दीजिए बस। जैसा कि लिमिट पुट करने का आप तरीका जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो पुट कर दीजिए μ0/4 आई बाई ए, ये तो बाहर ही है। अपर लिमिट क्या थी φ1 थी, तो साइन φ1, लोअर लिमिट -φ2 थी, ठीक है। तो माइनस बीच में आता है फॉर्मूले में, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस नीचे वाली खुद थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन φ2। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें ये याद रखना कि जो ए है ना डिस्टेंस थी, जो इस वायर से यहाँ तक की डिस्टेंस थी ए, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। ये बात अपने माइंड में सेट करके रखना। और φ1 और φ2 जो मेजर्ड है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे परपेंडिकुलर लाइन से। ये परपेंडिकुलर लाइन थी, इससे अपोजिट ऊपर φ1 काउंट कर रहे हो तो नीचे φ2, यानी इस लाइन से अपोजिट ऊपर φ1 है तो नीचे φ2 है। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये जो ए की वैल्यू है ये 10 मीटर है, यानी इससे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 10 मीटर है। ऊपर का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, गिवन है ये सारी चीज़ें, और नीचे का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आपके पास फार्मूला आ चुका है μ0/4 आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर है। अच्छा, अब देखो आपको ये पता है, मैंने लेक्चर 1 में ही बता दिया था कि μ0/4 की वैल्यू याद रख लो, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो न्यूमेरिकल चल रहा है अभी, कितनी वैल्यू होती है μ0/4 की, बोलिए, = 10⁻⁻7, ठीक है। तो 10⁻⁻7 एज इट इज़ पुट कर दीजिए। आई रिमेन सेम, मीन्स मतलब आई कितना गिवन है 2 एम्पियर, तो 2 लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी 10 है। साइन φ1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस साइन 30 1/2 होती है। किस में आंसर आ जाएगा, टेस्ला में, क्योंकि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तस्ला नहीं, टेस्ला, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक स्क्वायर है, एक वायर का स्क्वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई, जिस करंट की वैल्यू आई, और ये जो डिस्टेंस है, ये स्क्वायर की जो सारी साइड सेम होती हैं उसकी वैल्यू ए है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ऑल साइड। पी सेंटर में एक पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सभी साइड से। तो फॉर्मूला लगा दीजिए μ0/4 आई बाई ए साइन φ2 प्लस साइन φ1, फॉर्मूला है आपके पास। तो μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7, ठीक है। अब आई ए पूरा नहीं है, ए तो इतना था, और उसके मतलब ए तो ये है पूरा, कोई भी साइड, उसके सेंटर में निकाल रहे हैं, तो a/2 है, तो ये डिस्टेंस किसी भी एक वायर से निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगी, इस वायर से निकालेंगे ये हो जाएगी, इस वायर से किसी भी एक वायर से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सारी साइड सेम है, ठीक है। तो a/2 होगी डिस्टेंस, a/2 लिखा, a/2 2 पर चला गया, क्लियर है। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 2/√2, ठीक है। सोल्व कर दीजिए बस। 2 × 10⁻⁻7 आई बाई ए, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया। यानी इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड, क्योंकि किसके राइट हैंड थंब रूल की वजह से देख लीजिए, राइट हैंड रूल, इधर करंट की डायरेक्शन में क्या रखते हैं अंगूठा, और कर्ल ऑफ फिंगर घुमा दो, कर्ल ऑफ फिंगर यानी घूमते हुए बाहर की साइड आएंगी, ठीक है। आगे समझ। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ रहेगी, आउटवर्ड रहेगी, और इसको सोल्व करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑल साइड आर सेम, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, और ये फॉर्मूले याद रखना, और डायरेक्शन के लिए वो रूल्स याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।